newspaper articles of 26th February 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of January 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about new social media regulations brought by the government. And this topic is important from our syllabus paper 3, governance point of view. So let us see what is the news. जैसा कि मैंने आपको बताया, the government of India has released guidelines with an aim to regulate social media and over the top content providers. तो सोशल मीडिया तो आप जानते ही हैं, जैसे कि इसके एग्जांपल्स हो गए फेसबुक या फिर व्हाट्सएप, ट्विटर, जिसकी मदद से हम लोग लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, उन सब को हम कहते हैं सोशल मीडिया। ओवर द टॉप सर्विस प्रोवाइडर्स को एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं। वैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ मेरे न्यूज़पेपर एनालिसिस में। देखिए, जो भी हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे कि एयरटेल या जियो, ये ट्रेडिशनली तो हमें कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करते ही रहे हैं। जैसे एक जगह से दूसरे जगह पे हम कॉल लगाते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे हैव स्टार्टेड टू प्रोवाइड अस इंटरनेट डाटा सर्विसेज एज वेल। और इंटरनेट डाटा सर्विसेज की मदद से अब हम वो तमाम चीज़ें कर पाते हैं जो पहले हम लोग कम्युनिकेशन मोड में करते थे, जैसे कि व्हाट्सअप कॉल कर पाते हैं, अपने दोस्तों से कनेक्ट कर सकते हैं, मैसेजेज कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सअप एंड मैसेंजर। देयर आर सो मेनी वेज। तो इन सब को हम लोग कहते हैं ओवर द टॉप सर्विसेज। देयर आर सो मेनी ऐप्स, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, इन सब के ऊपर हम कई सारे सर्विसेज अवेल कर पाते हैं। तो इन सब को हम लोग कहते हैं over the top services, and these over the top services are available because of internet data services. तो ट्रेडिशनली कम्युनिकेशन सर्विसेज थी, लेकिन इंटरनेट डाटा के कारण मैनी मोर ओवर द टॉप सर्विसेज लाइक व्हाट्सअप कॉल, मैसेंजर एंड एप्स हैव कम अप। और ये जो OTT प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर रेगुलेशन लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ही एक डायरेक्शंस दिए थे सरकार को। 2018 में, फिर 19 में भी इस तरीके का डायरेक्शन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए कोई भी रेगुलेटर है नहीं कि इन पे क्या कंटेंट दिखाया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो हम टीवी पे देखते हैं, जो चैनल्स पे देखते हैं, उनके लिए कई सारे रेगुलेटर्स हैं, जैसे कि उनके सेल्फ रेगुलेटर हैं, IBA, ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, उनके ऊपर कई सारे रेगुलेशंस हैं। उनके ऊपर बहुत सारे जो फिल्में आती हैं उनका सेंसर बोर्ड होता है, लेकिन इन OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो भी कंटेंट है उनके लिए कोई रेगुलेटर नहीं है। और इस कारण से आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे कंटेंट हैं जो वेल एक्सेप्टेबल नहीं है हमारी सोसाइटी में। आप जो जितने भी आप OTT प्लेटफॉर्म की आप वेब सीरीज़ को ही देख लो, उनमें जिस तरह का लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है या जिस तरह के पिक्चराइजेशन करते हैं, वो मोर और लेस नॉर्मल जो सिनेमा का हमारा फ्लो है उससे काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि वल्गर है। तो और उसके ऊपर कोई रेगुलेशन भी नहीं है, और इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार भारत सरकार को डायरेक्शंस दिए थे, और इसी कारण से फिर भारत सरकार ये डायरेक्शंस लेकर के आई है, ये रेगुलेशंस लेकर के आई है। तो देखते हैं कि OTT ओवर द टॉप सर्विसेज के लिए किस तरह का रेगुलेशन लेकर के आई है भारत सरकार। तो भारत सरकार ने कहा है कि देयर विल बी 3 लेवल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर OTT प्लेटफॉर्म। 3 लेवल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म मतलब कोई ऐसा कंटेंट जो अनएक्सेप्टेबल है, ऑब्जेक्शनेबल है, वल्गर है, ऑब्सीन है, उनके लिए 3 लेवल पे इन्होंने रिड्रेसल मैकेनिज्म रखी हैं। जो लेवल 1 होगा दैट विल बी ब्रॉट बाय द पब्लिशर इटसेल्फ। मान लीजिए कि हॉटस्टार है, अब हॉटस्टार पे जो भी सीरीज आ रही है, जो भी कंटेंट आ रहा है, वो पहले लेवल पे तो हॉटस्टार खुद ही चेक करेगा, नेटफ्लिक्स खुद ही चेक करेगा। तो लेवल 1 का मैकेनिज्म तो यही हो गया, जो अपना पब्लिशर खुद चेक करेगा। फिर होगा लेवल 2, और लेवल 2 पे जो तमाम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो तमाम OTT सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, सोनी लाइफ, ये सब लोग मिल करके एक सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी बनाएंगे। और इनकी जो सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी होगी, उसके चेयरमैन होंगे या तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या फिर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या कोई और ऐसा इंसान जिसको इस फील्ड में एमिनेंस है, नॉलेज है। तो इस लेवल पे पहले कंटेंट चेक होगा, फिर दूसरे लेवल पे कंटेंट चेक होगा, और फिर तीसरे लेवल पे भी कंटेंट चेक होगा। एक ऐसी एजेंसी बनाई जाएगी, ओवरसाइट मैकेनिज्म बनाएगी भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो तीसरे लेवल पे चेक करेगी। और तीनों ही लेवल ऑफ रिड्रेसल मैकेनिज्म से पास होने के बाद ही वो कंटेंट आ पाएगा। मतलब
आप किसी भी लेवल पे अगर वो फंस जाता है चेक में, तो फिर वो कंटेंट प्लेटफॉर्म पे, OTT प्लेटफॉर्म्स पे नहीं आ पाएगा। अभी क्या क्या अप्रोच रहेगा, किन किन डायरेक्शंस के बेसिस पे इन पे लिमिटेशंस लगाए जाएंगे, अभी उस पर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मोर और लेस कुछ और क्लैरिटी दी है भारत सरकार ने। भारत सरकार ने कहा है कि ये जो हम पावर इस्तेमाल कर रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने का, दिस पावर हैज़ बीन गिवन टू अस अंडर सेक्शन 87 सब क्लॉज 2 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो PT पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, या फिर मेंस में भी कभी इस पे सवाल आ जाए तो लिख देना कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉट रेगुलेशन ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स एंड सोशल मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ द पावर अवेल्ड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 87 सब क्लॉज 2 अंडर ऑफ IT एक्ट 2000। याद रहे तो इतना कम से कम लिख देना, सब क्लॉज भी लिख देना, कम से कम IT एक्ट तो याद रखना कि भारत सरकार ने इसके अंदर दिए हुए पावर का इस्तेमाल किया है। और भी भारत सरकार ने कहा है कि जो भी OTT प्लेटफॉर्म से कंटेंट आ रहे हैं उनको इन 5 कैटेगरीज में बांटना है। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सल कैटेगरी, यूनिवर्सल जो हर एक इंसान देख पाए, बच्चा बूढ़ा जवान जो हो वो देख पाए। फिर 7+ कैटेगरी जो कम से कम 7 साल या ज़्यादा उम्र के बच्चे देख पाएँ। 13+, 16+ एंड एडल्ट कैटेगरी, वो कंटेंट जो सिर्फ एक एडल्ट देख सकता हो, आपको वो कैटेगराइजेशन भी लिख के देना है। तो पहले ही आपको अपने कंटेंट पे लिखना होगा कि ये A कैटेगरी का है, UA है, 16+, 13+, ऐसा आपको 5 तरह का कैटेगराइजेशन करना होगा। और उसके अलावा जो UA 13+ से नीचे की कैटेगरी है उसके लिए चाइल्ड लॉक का सिस्टम होना होगा। जो पेरेंट्स चाहें तो पहले ही उस प्लेटफॉर्म को, उस कंटेंट को लॉक कर दें कि 13 या उससे कम उम्र के बच्चे उसको देख ही ना पाएँ, उस पर पेरेंट्स अपना पासवर्ड इस तरह से डाल पाएँ। ये सब कुछ बेसिक गाइडलाइंस दिए हैं भारत सरकार ने फॉर ओवर द टॉप सर्विस प्रोवाइडर्स। उसके अलावा सोशल मीडिया के लिए भी कुछ डायरेक्शंस हैं। सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया के लिए देयर विल बी 2 इंटरमीडियरीज, 2 लेवल चेक। कैसा होगा कि देखिए, कोई एक सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद से हम लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन है, इस कम्युनिकेशन में 2 इंटरमीडियरीज होंगे। अब ये 2 इंटरमीडियरी जो चेक करेंगे इस कंटेंट को कि ये कंटेंट सही तो है, इस कंटेंट का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आएगा सोसाइटी पे। अब ये जो 2 इंटरमीडियरीज हैं, ये कौन कौन से इंटरमीडियरीज होंगे, इनका क्या स्ट्रक्चर होगा, अभी वो क्लियर नहीं है, सरकार ने क्लैरिफाई नहीं किया है। लेकिन सरकार ने कहा कि देयर विल बी अ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, वो देखेगा कि जो भी कंटेंट फ्लो हो रहा है पब्लिक के लिए, मीडिया फॉर मासेस, वो कंटेंट सही है या नहीं है। और भारत सरकार साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि द कोर्ट और अनऑथराइज्ड गवर्नमेंट एजेंसी विल हैव पावर टू नो द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ मिस्चीवियस ट्वीट और मैसेजेस आज द केस में भी। देखिए, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोगों ने कुछ ऐसा कंटेंट डाल दिया फेसबुक पे जिससे हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो सकता है, हमारी सोवरेनिटी पे वो क्वेश्चन उठाते हैं। तो भारत सरकार या कोर्ट को जानने का अधिकार है उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर से। मान लो फेसबुक पे आपने डाला, तो सरकार को जानने का अधिकार है कि इसने ये कंटेंट पहली बार किसने डाला था। फेसबुक से पूछा जाएगा और फेसबुक को इसका जवाब देना होगा अकॉर्डिंग टू दिस न्यू रेगुलेशन। लेकिन थोड़े से लिमिटेशंस भी हैं। इस पावर का इस्तेमाल कोर्ट या फिर गवर्नमेंट एजेंसी तभी करेगी जब हमारे देश की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर खतरे में हो, या रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट खतरे में हो, या फिर कोई रेप का केस हो, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट या पोर्नोग्राफी, इन सब का केस हो, तब जाकर के इस पावर का इस्तेमाल होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओरिजिनेटर का नाम जान सकते हैं, उसके अलावा 2 लेवल ऑफ इंटरमीडियरीज का चेक भी लगाया है। लेकिन ये 2 इंटरमीडियरीज का स्ट्रक्चर क्या होगा अभी उसको लेकर के क्लैरिटी नहीं है। The next article is taken from national segment. It is about same-sex marriages and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. तो देखिए, सेम सेक्स मतलब होमोसेक्सुअल्स, और होमोसेक्सुअल्स को हम लोग दूसरे शब्दों में LGBT कम्युनिटी भी कहते हैं। तो LGBT कम्युनिटी को तो आपको पता ही है कि दे हैव टू फेस अ लॉट ऑफ सोशल स्टिग्मा इन इंडियन सोसाइटी। बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उनको आउटकास्ट कर दिया जाता है, फैमिली मेम्बर्स उनको घर से बाहर निकाल देते हैं, एंड दैट इज़ वाई दे हैव टू सफ़र अ लॉट इन द सोसाइटी। क्यों? क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि इट इज़ अ पैथोलॉजिकल स्टेट, ये एक तरह की बीमारी है, वो ये लोग दिमाग से बीमार हैं।
people are not ready to accept that this is very natural process. The way naturally a man is in general attracted towards a woman and vice versa, there are few people who are attracted towards the same sex and they can't do much about it, and they are very much part of the nature itself, and you cannot call that it is a mental disease. They are not sick. अभी 2018 तक homosexuality was a crime in India under section 377 of IPC, लेकिन फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया. तो एक बार जरा समझते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जजमेंट रहे सुप्रीम कोर्ट के विथ रेस्पेक्ट टू LGBT कम्युनिटी. देखिए, नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली केस था 2009 का, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया. मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई होमोसेक्सुअल है तो है, अगर वो होमोसेक्सुअलिटी प्रैक्टिस कर रहा है तो कर रहा है, ये उसका पर्सनल चॉइस है, गारंटेड अंडर आर्टिकल 21, 14, 15, और उसमें स्टेट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए. मतलब स्टेट इसमें पनिश नहीं कर सकता उस इंसान को कि तुम होमोसेक्सुअल हो. इसके पहले तक स्टेट उनको पनिश कर सकता था, स्टेट मतलब सरकार. लेकिन फिर दिल्ली हाई कोर्ट के इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने सुरेश कुमार कौशल केस में दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने वापस से कहा कि सेक्शन 377 रिमेन्स ए पनिशेबल ऑफेंस. मतलब अगर होमोसेक्सुअलिटी कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको 3 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने वापस से इसको क्रिमिनलाइज कर दिया. लेकिन धीरे धीरे फिर सुप्रीम कोर्ट ने बाकी जजमेंट्स लिए जिसमें काफ़ी लिबरल अप्रोच उन्होंने अपनाना शुरू किया इस LGBT कम्युनिटी के तरफ. सुप्रीम कोर्ट का ह्यूमैन अप्रोच आया टुवर्ड्स दिस LGBT कम्युनिटी. फॉर एग्जांपल, नालसा केस ऑफ 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स के पैथेटिक कंडीशंस को देखते हुए उनको थर्ड जेंडर का स्टेटस देने का डायरेक्शन दिया भारत सरकार को. तो अब कभी भी आप देखें किसी भी गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें 3 जेंडर के कॉलम्स रहते हैं, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर. तो ये इस नालसा जजमेंट के बाद हुआ इन 2014. फिर 2017 में एक इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, पुट्टा स्वामी जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट. अब इसी जजमेंट का इस्तेमाल करते हुए फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में नौतेज जौहर केस ऑफ 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट ए पनिशेबल ऑफेंस. और जो उनका सुरेश कुमार कौशल वाला जजमेंट था 2013 वाला, उसको उन्होंने रिवर्स कर दिया और वापस से डीक्रिमिनलाइज कर दिया सेक्शन 377 को ऑफ IPC. सुप्रीम कोर्ट ने क्या आर्ग्यूमेंट दिए कि देखिए, कोई बंद कमरों में क्या करता है दैट इज नन ऑफ द कंसर्न ऑफ द स्टेट, क्योंकि एन इंडिविजुअल हैज राइट टू प्राइवेसी गारंटेड अंडर आर्टिकल 21. ये उन्होंने पुट्टा स्वामी जजमेंट में कह दिया था. तो अब बंद कमरों में अगर कोई होमोसेक्सुअलिटी भी प्रैक्टिस कर रहा है तो दिस इज देयर राइट टू प्राइवेसी. तो पुट्टा स्वामी जजमेंट का ही एप्लीकेशन उन्होंने किया नौतेज जौहर केस में. उन्होंने कहा कि राइट टू प्राइवेसी अगर है तो होमोसेक्सुअलिटी के राइट्स भी होने चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि LGBTs आर नॉट पैथोलॉजिकल स्टेट बट दे आर नेचुरल स्टेट. तो बेसलाइन क्या है कि हमारे देश में अब सुप्रीम कोर्ट के 2018 के नौतेज जौहर केस के बाद सेक्शन 377 इज डीक्रिमिनलाइज्ड. मतलब होमोसेक्सुअलिटी इज नो लॉन्गर अ क्रिमिनल ऑफेंस. लेकिन एक मुद्दा अभी और भी है, होमोसेक्सुअलिटी तो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, लेकिन सेम सेक्स मैरिजेज को अभी हमारे देश में रिकॉग्निशन नहीं है. मतलब एक फीमेल कैन नॉट मैरी ए फीमेल, अ मैन और मेल कैन नॉट मैरी ए मेल, क्योंकि सेम सेक्स मैरिजेज को अभी हमारे देश में मैरिज की तरह रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है. अब करंट न्यूज़ क्या है, करंट मुद्दा क्या है? 3 अलग अलग पिटीशन फाइल किए गए हैं दिल्ली हाई कोर्ट में डिमांडिंग रिकॉग्निशन टू सेम सेक्स मैरिजेज. कि देखिए, होमोसेक्सुअल तो कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें एक मैरिड पर्सन की तरह ट्रीट किया जाए, सेम सेक्स मैरिजेज को भी रिकॉग्नाइज किया जाए. फॉर एग्जांपल देखिए, 3 जो केसेज उसमें से एक केस मैं आपके सामने रख रहा हूँ. वैभव जैन और पराग विजय मेहता, ये दोनों अमेरिका में रहते हैं, इंडियन ओरिजिन के लोग अमेरिका में रहते थे. अमेरिका में सेम सेक्स मैरिजेज रिकॉग्नाइज्ड हैं. तो दे हैव बीन मैरिड इन US सिंस 2017. अब ये इंडिया में जब आ रहे हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं, तो इंडिया में इनकी मैरिज रिकॉग्नाइज्ड नहीं है. US के लॉ के हिसाब से दे आर रिकॉग्नाइज्ड, दे आर कपल, मैरिड कपल, लेकिन इंडिया में दे आर नॉट मैरिड कपल. तो इन्होंने एक पिटीशन फाइल की दिल्ली हाई कोर्ट में कि सेम सेक्स मैरिजेज को आइडेंटिफाई किया जाए. और इस पिटीशन के जवाब में फिर भारत सरकार ने क्या कहा है दिल्ली हाई कोर्ट को कि मैरिजेज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली इफ इट इज़ बिटवीन अ बायोलॉजिकल मैन एंड अ बायोलॉजिकल वुमेन,
कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन। तो ये भारत सरकार की सोच है कि देखिए मैरिजेस तो बस एक मैन और वुमेन के बीच में ही हो सकता है जो बच्चे पैदा कर सकें। सेम सेक्स मैरिजेस विल क्रिएट हैवॉक इन सोसाइटी। अब हमारी सोसाइटी इतनी रेडी नहीं है, इतनी प्रिपेयर्ड नहीं है मेंटली कि सेम सेक्स मैरिजेस को भी वो एक्सेप्ट कर पाए। तो होमोसेक्सुअलिटी अलाउड है, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, लेकिन सेम सेक्स मैरिजेस को अभी भी हमारे देश में रिकॉग्निशन नहीं है। The next article is taken from history segment. It is about Krishna Dev Rai. This topic is important from our syllabus paper 2 culture point of view. देखिए सबसे पहले करंट न्यूज़ समझते हैं। एक स्क्रिप्ट मिली है, एक एपिग्राफिकल एविडेंस मिला है। विजयनगर अंपायर के किंग, जो उनके सबसे ग्रेटेस्ट किंग हैं कृष्णदेव राय, उनसे रिलेटेड एक एपिग्राफी मिली है, एक स्क्रिप्ट मिली है फ्रॉम होनहाली एरिया ऑफ तुमकुर डिस्ट्रिक्ट। इस इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि कृष्णदेव राय वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ साउथ इंडिया एंड ही डाइड ऑन October 17, 1529। दैट वॉज संडे एंड इंसिडेंटली दैट वॉज ऑल्सो अ लूनर एक्लिप्स। ये चंद्र ग्रहण का दिन भी था, तो अमावस का टाइम भी था। देखिए अभी ये जो इंस्क्रिप्शन है ये इस कारण से कृष्णदेव राय न्यूज़ में रहे हैं और उस टाइम की एक इंस्क्रिप्शन मिली है। तो हो सकता है कृष्णदेव राय के बारे में आपसे कुछ पीटी में पूछ लिया जाए क्योंकि कृष्णदेव राय न्यूज़ में रहे। तो कृष्णदेव राय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ही वॉज एन एम्पायर ऑफ विजयनगर अंपायर ऑफ साउथ इंडिया। आप तो जानते ही होंगे रूल्ड फॉर 20 ईयर्स फ्रॉम 1509 टू 1529 एंड ही वॉज द थर्ड रूलर ऑफ तलुआ डायनेस्टी। तो डायनेस्टी का नाम याद रखना। उसके अलावा ऐसा माना जाता है कि ही रूल्ड द लार्जेस्ट अंपायर इन इंडिया आफ्टर डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन के बाद इनकी एम्पायर सबसे बड़ी थी इंडिया में उस टाइम में। और कृष्णदेव राय को अलग अलग नाम दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल इनको कन्नड़ राज्य राम रमन नाम से भी जाना जाता है, मतलब द लॉर्ड ऑफ कन्नड़ एम्पायर। आंध्र भोज नाम से भी जाना जाता है, मतलब द स्कॉलर किंग। एंड मुरु रायरा गंडा नाम से भी जाना जाता है, मतलब द किंग ऑफ 3 किंग्स नाम से जाना जाता है। मुझे लगता है कि आपसे इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, टाइटल्स लाइक कन्नड़ राज राम इन हिस्ट्री हैज़ बिन गिवन टू whom। इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। The next article is taken from Assam segment. It is about revolt of 1857 in Assam. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam history point of view. तो देखिए आज का दिन 26 फरवरी ये आसाम की हिस्ट्री के लिए एक इम्पॉर्टेंट दिन है क्योंकि इसी दिन आज से 163 ईयर्स पहले आसाम के 2 फ्रीडम फाइटर्स मनीराम दीवान और पियोली बरुआ को सेंटेंस दिया गया था, फांसी की सज़ा दी गई थी बाय ब्रिटिशर्स फॉर देयर रोल इन रिवोल्ट ऑफ 1857। एक दो बातें ध्यान रखना है आपको। 26 फरवरी का डेट याद रखना जिस दिन मनीराम दीवान और पियोली बरुआ को फांसी दी गई थी। उसके अलावा पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एपीएससी पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में आई डोंट थिंक ये आएगा। इस बात का ध्यान रखना है कि पियोली बरुआ इज डिफरेंट फ्रॉम पियोली फुकान। पियोली बरुआ को 1858 में फांसी दी गई थी जबकि पियोली फुकान को 1830 में ही फांसी दे दी गई थी। और बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि पियोली फुकान वाज द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर टू बी सेंटेंस्ड या हैंग्ड। तो पियोली फुकान और पियोली बरुआ में कंफ्यूज मत होना। उसके अलावा पियोली बरुआ जिनको 1858 में फांसी दी गई थी आज के दिन 26 फरवरी को, उनका असली नाम था महेश चंद्र घाबरू मेलिया बरुआ। क्या पता आपसे पूछ ले पीटी में कि पियोली बरुआ इज रियल नेम, ऐसे सवाल आते रहते हैं, तो ये नाम भी थोड़ा याद रखना पीटी से पहले। अब थोड़ा सा उस रिवोल्ट के बारे में देख लेते हैं जिस कारण से इन दोनों लोगों को फांसी हुई थी। मनीराम दीवान साहब, इनके बारे में तो वैसे तो आपने पढ़ ही रखा होगा। उन्होंने ब्रिटिशर्स के लिए वो तहसीलदार का काम करते थे अपर आसाम में। फिर पुरंदर सिंह ने उनको कुछ एरियाज़ का सुपरविजन, मौजाज का सुपरविजन का काम सौंपा था। फिर उन्होंने आसाम टी कंपनी को ज्वाइन किया एज दीवान एट नजीरा। देन ही स्टार्टेड हिज ओन गार्डन्स एट चेनी मारा एंड चेंगलुंग। ये सारे जो फैक्चुअल पॉइंट्स हैं पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैंने आज के न्यूज़पेपर से निकाला है। फिर उन्होंने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। 1857 का जो रिवोल्ट पूरे इंडिया भर में स्टार्ट हो रहा था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, उसको आसाम में उन्होंने लीड किया। और उसके पीछे कारण क्या थे, क्यों उनको लगा कि आसाम में भी रिवॉल्यूशन आ सकता है? वो इसलिए क्योंकि आसाम लाइट इन्फेंट्री, जो मतलब ब्रिटिश सोल्जर्स थे, जो ब्रिटिश कंपनी के लिए काम करने वाले इंडियन सोल्जर्स थे, जिस रेजिमेंट का नाम था आसाम लाइट इन्फेंट्री, ज़्यादातर वो वेस्टर्न बिहार से आए थे। और वेस्टर्न बिहार में रिवोल्ट काफ़ी हाई था, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रिवोल्ट का आप समझो कि इंटेंसिटी हाई था। तो
मनीराम दीवान साहब को लगा कि वहीं से कई सारे इंडियन सोल्जर्स आए हैं, अगर उनके घरों पे रिवोल्ट बहुत इंटेंसिटी हाई है तो लोग यहाँ पे भी रिवोल्ट में ज़रूर हिस्सा लेंगे। और डिसबैंडेड आर्मी ऑफ पुरंदर सिंघा वाज आल्सो देयर टू सपोर्ट मनीराम दीवान। उसके अलावा यूरोपियन आर्मी का स्ट्रेंथ काफ़ी कम था, बंगाल एरिया में लगभग 2400 ही था, और ट्रांसपोर्टेशन इतना स्मूथ नहीं था कि बंगाल से आसाम में इतनी आसानी से वो ट्रांसपोर्ट हो पाए। उसके अलावा जो ओल्ड एरिस्टोक्रेट्स थे, अहोम्स वगैरह, हिली लोग जो थे, दे वर रेडी टू सपोर्ट मनीराम दीवान। और इसी कारण से मनीराम दीवान को लगा कि वो रिवोल्ट कर सकते हैं आसाम के अंदर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, और 1857 का रिवॉल्यूशन आसाम के अंदर उन्होंने ये स्प्रेड कराया। उन्होंने जो अहम किंग कांदर पेशवर सिंह थे उनको भी उन्होंने कन्विंस किया कि हम लोग रिवोल्ट करते हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स रूल इन आसाम। पूरी प्रिपरेशन की गई। मनीराम दीवान साहब ने दुर्गा पूजा के टाइम में प्लानिंग कर ली कि दुर्गा पूजा के टाइम में एक अपराइजिंग होगा, रिवोल्ट होगा इन अक्टूबर 1857। और माना जा रहा था कि एक बार जब अनाउंस होगा, एक बार जब हम अनाउंस करेंगे कि हमने रिवोल्ट कर दिया आसाम के अंदर, तो बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे, उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, और कांदर पेशवर सिंघा को उसके बाद हम किंग बना देंगे और मनीराम दीवान वुड बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। लेकिन हुआ क्या कि ये रिवोल्ट की बात ये पहले ही लीक हो गई, और फिर हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स रेडी हो गए। उनका ब्रिटिशर्स का एक मेजर जनरल था, मेजर हैने, उसने तमाम तैयारियां की, अलग अलग जगहों पे नाकाबंदी शुरू कर दी, और 2 ब्रिज थे, ब्रिज ओवर मिसा एंड डीजू, दैट वेर डिस्ट्रॉयड टू कट ऑफ कम्युनिकेशन विथ जोरहाट, कि जोरहाट में रिवोल्ट ना हो पाए। तो इन सब तरीके से ब्रिटिशर्स को पहले ही रेडी हो गए बिकॉज ऑफ द लीक ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस रिवॉल्यूशन एंड इट्स प्लानिंग। और ब्रिटिशर्स ने फिर काफ़ी, अक्टूबर की प्लानिंग थी कि अक्टूबर में रिवॉल्यूशन होगा, लेकिन सितंबर में ही ब्रिटिशर्स ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए, क्योंकि उनको कई सारे लेटर्स मिल गए जो मनीराम दीवान ने कांदर पेशवर सिंघा को लिखा था रिगार्डिंग रिवॉल्यूशन या रिवोल्ट, और वो सब लेटर मिल गए। और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, मनीराम दीवान को कैप्चर कर लिया गया अलॉन्ग विथ पियोली बोरुआ, एंड दे वर ट्राइड एंड देन दे वर फाउंड गिल्टी ऑफ ट्रीजन एंड दे वर सेंटेंस्ड टू डेथ। और इन दोनों को फिर फांसी दे दी गई 26 फरवरी 1858 को इन जोरहट। तो जगह का नाम याद रखना, जोरहट, 26 फरवरी 1858 याद रखना पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आपसे पीटी में इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, सो प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 437 to 439. Topic number 437 is about second Khelo India National Winter Game. It has started today and it is being played in Gulmarg in Kashmir, and it is being organized by Union Ministry of Youth Affairs and Sports. Please attempt this question based on topic number 437. Topic number 438 is about Dandi March. तो डांडी मार्च इंडियन हिस्ट्री में तो आपने पढ़ ही रखा होगा, एपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि लीलाधर बरुआ फ्रॉम असम ज्वाइंड डांडी मार्च लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 438. टॉपिक नंबर 439 इज अबाउट मेडा मेफी. It is the most important ancestor worship communal festival in Ahom religion celebrated by the Ahom people on 31st January every year in memory of the departed. मतलब वो लोग जो मर चुके हैं, जो जा चुके हैं, पूर्वजों को रिस्पेक्ट देने के लिए ये सेलिब्रेशन किया जाता है, ये त्यौहार मनाया जाता है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 439. This is the answer of question number 434 to 436 that were given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. लेसन्स लर्नड रिकंसिलिएशन कमिटी इज रिलेटेड टू श्रीलंकन सिविल वॉर, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी. Second question was regarding wind energy. Its maximum production comes from Tamil Nadu, so correct answer will be option A. That's all from our side for today. Thanks for watching.